चलो प्यारे बच्चों, हम एक बार आपकी क्लास में फिर आ जाते हैं। कैसे हो आप लोग? बच्चों, इसमें हमने अनुभव किया है कि आप लोग चूँकि पहली बार पढ़ रहे हैं रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन सब्जेक्ट, और इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। तो आज हम आपको सैन्य विज्ञान संबंधित कुछ शब्दावली लेके आए हैं। चलिए हम लोग सीधे पहुंचते हैं, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि जो कि आप जब तक जो है मिलिट्री साइंस पढ़ेंगे तब तक ये शब्द आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए ये चीज़ें जो है आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप सैन्य विज्ञान सब्जेक्ट से या डिफेंस स्टडी सब्जेक्ट से आप जुड़े रहेंगे, ये इन शब्दों की ज़रूरत आपको बराबर पड़ती रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग पहले इनके बारे में जानें। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, लेकिन यही नहीं पता चलता कि इस वर्ड का अर्थ क्या होगा, इस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्लास पे चलते हैं। इसमें जो आपका पहला शब्द है, ठीक है, कुछ शब्दावलियाँ एवं अर्थ। जो पहला शब्द है वो है स्ट्रैटेजी। इसे कहा जाता है युद्ध नीति। युद्ध नीति ये कब से प्रारंभ होती है? जब से युद्ध का निर्णय लिया जाए तब से लेकर युद्ध प्रारंभ होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया स्ट्रैटेजी कहलाती है। एक प्रकार से ये जो है युद्ध की तैयारी का जो है चरण होता है। ठीक है, वास्तविक युद्ध के प्रारंभ होने से उसी प्रकार जिस प्रकार किसी का विवाह तय होता है, तो विवाह के बाद विवाह की तैयारी में लोग जुड़ जाते हैं और एक दिन विवाह होता है। तो विवाह ने इसमें युद्ध, अगर युद्ध का निर्णय होता है तो युद्ध के लिए जो तैयारी की जाती है वही काल होता है स्ट्रैटेजी का। और इसमें जो प्रमुख तत्व हैं, जैसे युद्ध लड़ना है तो हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या साधन हैं, किन किन साधनों को हमें जुटाना है ताकि हम युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। तो जैसे सेना कम है तो सेना की भर्ती कीजिए, हथियार कम है तो हथियारों का निर्माण कीजिए, या फिर लेटेस्ट हथियार जो बने हैं उनका निर्माण कीजिए, उनको कहीं से प्राप्त कीजिए। सेनाओं को संगठित कीजिए, मित्रों की आवश्यकता पड़े तो मदद लीजिए। अपनी शक्ति को एक प्रकार से बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। सेना को युद्ध भूमि में पहुंचाने का दायित्व भी स्ट्रैटेजी का ही होता है। इसके अतिरिक्त अन्य वे सभी चीज़ें जो युद्ध की व्यवस्था के लिए आवश्यक हों, एक प्रकार से ये व्यवस्था का काल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों, स्ट्रैटेजी ये युद्ध के जहाँ से युद्ध प्रारंभ होना हो, यानी समर क्षेत्र में युद्ध के वास्तविक युद्ध के प्रारंभ होने की जो पहले की स्थिति है, संपूर्ण कार्रवाई, वो स्ट्रैटेजी कहलाती है। इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा होता है, ये पहला हो गया, और जो है जो ये दूसरा होता है वो है सामरिकी या समरतंत्र या युद्ध कला। ठीक है बच्चों, ये है सामरिकी या समरतंत्र या युद्ध कला भी इसी को बोलते हैं। ये क्या है? जब युद्ध प्रारंभ हो जाए, जैसे विवाह की तैयारी का काल, फिर एक दिन विवाह का काल, ठीक है, उसी तरह ये भी है। तो ये वास्तविक युद्ध जब प्रारंभ हो जाए, यानी जब शत्रु युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है और हम भी पहुंच जाते हैं युद्ध के लिए, तो वहाँ पर देखा जाता है कि हमारे पास कितनी शक्ति है, जनरल और शत्रु के पास कितनी शक्ति है। तो हमारे जो सेनापति होते हैं कुशलता से अपनी ऐसी जो है युद्ध चाल चलते हैं या ऐसी युद्ध कला अपनाते हैं जिससे उन्हें विजय प्राप्त हो सके। तो एक प्रकार से ये है सेनापति द्वारा सेना के प्रयोग की कला या दांव पेच। कहने का मतलब युद्ध प्रारंभ हो जाए, यानी ये एक प्रकार से जनरल अपनी बुद्धि से जो निर्णय लेता है युद्ध जीतने के लिए। इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं जहां पर छोटी छोटी सेनाओं द्वारा बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित किया गया है। तो ये जो है जनरल की बुद्धि एवं उसकी जो है क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। इसमें जो है एक प्रकार से ये जनरल की कुशलता एवं सेनाओं के पैंतरेबाजी का समय होता है, जब सेनाएँ युद्ध भूमि में अपने कला कौशल को दिखाती हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रक्रिया कब तक की है? वास्तविक युद्ध के प्रारंभ से लेकर विजय या पराजय, जब तक विजय मिले या पराजय मिले तब तक की संपूर्ण प्रक्रिया सामरिकी या
समरतंत्र कहलाती है। इसी को युद्ध कला भी कहते हैं। तीनों वर्ड बच्चों आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है हमारे मुंह से सामरिकी निकल आए या फिर समरतंत्र निकल आए या युद्ध कला निकल आए। युद्ध कला तो सामान्य चीज़ है, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है वो है सामरिकी या समरतंत्र। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इसमें अगला है संभार तंत्र, संभार तंत्र या संभारिकी, कई चीज़ है इसमें। एक शब्द ये है, ये भी है, सॉरी ये संभारिकी या योधन संभार। योधन संभार जैसे इसका मतलब ही है युद्ध का खर्च, युद्ध का भार या खर्च, या एक राष्ट्र को युद्ध भार वहन करने की क्षमता राष्ट्र में है या नहीं। क्योंकि बच्चों युद्ध के खर्च जो है वर्तमान समय में जो है युद्ध की लागत जो है प्राचीन युद्धों के मुकाबले कई गुना अधिक हो गई है। अगर कोई राष्ट्र जो है अपना आर्थिक विकास नहीं किया हुआ है तो वर्तमान युद्ध की लागत को झेलने के लिए वो सफल नहीं है। इसमें प्रमुख तत्व क्या क्या माने जाते हैं? इसके अतिरिक्त भी होता है, कुछ निश्चित चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम बता सकते हैं, लेकिन युद्ध की आवश्यकताएं वो अनिश्चित होती हैं। कब कितने की ज़रूरत पड़ जाए हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते। अब इसमें जो है जैसे सेनाओं का रख रखाव, वेतन खर्च, ये सब भी युद्ध का भार ही है। हथियारों का निर्माण की लागत, हथियारें युद्ध यंत्रों को भी निर्मित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी जो भार होता है, कहने का मतलब अगर हमारे एक सैनिक को अगर हम युद्ध भूमि में भेजते हैं तो उसके लिए कितना खर्च उठाना पड़ता है। उसका वेतन हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग, उसका वेतन हो गया। वेतन के अतिरिक्त उसे जो हथियार देंगे उन हथियारों का भी जो खर्च होगा उसको भी हम ही लोग झेलेंगे। उसके बाद हथियार कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियाँ भी लगाना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है इसमें युद्ध का भार यानी युद्ध का खर्च, आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि युद्ध को लड़ने में कितना खर्च आया है। इतनी ही नहीं, इसके अतिरिक्त जो है युद्ध की व्यवस्था के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हो वो सभी चीज़ें मुहैया कराना ही योधन संभार का दायित्व होता है। और एक चीज़ और आपको बता दें, जो कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले राज्य हैं वो वर्तमान युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि तोप, टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइलें, परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम, दुनिया भर के जो भी नए नए लेटेस्ट हथियार बने हैं ये सभी जो है इतने महंगे हो गए हैं कि इनका खर्च साधारण राष्ट्र नहीं उठा सकते। अगर कहा जाए कि पाकिस्तान भारत से लड़ सकता है तो ये शायद उसके लिए संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है अस्त्र। अस्त्र शस्त्र आप लोगों ने सुना होगा। अस्त्र, अस्त्र का मतलब होता है हथियार। हथियार अस्त्र का भी मतलब होता है, शस्त्र का भी मतलब होता है। तो बच्चों आप लोगों को हम क्लियर कर दें कि अस्त्र का मतलब और शस्त्र में अंतर क्या होता है। देखिए, अस्त्र होता है जो फेंक कर मारा जाए, जैसे बंदूक से गोली निकलती है, धनुष से तीर निकलता है, गोफन से पत्थर फेंके जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो चीज़ें फेंक कर मारी जाएं वो है अस्त्र। इसमें क्या होता है, फेंक कर मारने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन खुद जो है बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे इसमें बंदूक से निकली गोली, धनुष से निकला बाण, तोप टैंक से निकला गोला, लांचर से निकली हुई मिसाइल या रॉकेट या जो भी है। तो कहने का मतलब वही है, जो अस्त्र हमको फेंक कर मारे, दूर से मारे, वो है अस्त्र। और कहने का मतलब एक प्रकार से ये है केवल आक्रमण किया जाने वाला हथियार। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ये शस्त्र के बारे में। शस्त्र क्या है? ये पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जिससे हम देखा जाए एक प्रकार से इससे जो है हम आक्रमण भी करते हैं और शत्रु के आक्रमण से हम रोकते भी हैं। जैसे लाठी हो गई, तलवार हो गया, गदा, मुगदर, हल। ठीक है, हल भी जो है बच्चों वो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का हथियार है, हल और मौफल। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब वो हथियार जो हम पकड़कर लड़ें। अगर जैसे तलवार का वार तलवार के वार पे रोका जाता है, लाठी का वार लाठी के वार पे रोका जाता है, गदा का वार गदे पर रोका जाता है, मुगदर मुगदर पे रोका जाता है। कहने का मतलब वही है कि जो एक प्रकार से हम हाथों में पकड़कर युद्ध करते हैं वो है शस्त्र। ये जो है आक्रामक एवं सुरक्षात्मक दोनों प्रकार का हथियार होता है। ठीक है,
इससे हम दूसरों पे वार भी करते हैं और अपने वार को रोकते भी हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है शस्त्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हम लोगों का ये कवच। कवच कवच क्या है बच्चों? प्रारंभ में जब युद्ध होना प्रारंभ हुआ तो उस समय कवच जो है किसी के पास नहीं था, लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि हमारे ये जो चोट लगती है, जो हथियारों के वार से जो घाव होता है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा आवरण होता जो इन घावों को रोक सकता था तो हम इस घाव से बच जाते। तो ऐसे में सबसे पहले यूनानियों ने कवच का प्रयोग करना प्रारंभ किया। यूनानियों ने सबसे पहले, पूछा जा सकता है आप लोगों से, लेकिन फ़िलहाल इसमें हम आपको केवल शब्दावली बता रहे हैं। तो ये एक प्रकार से ये शत्रु के वार से बचाने वाला आवरण होता है। ये आवरण जो है लोहे का भी हो सकता है, चमड़े का भी हो सकता है। बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई है, चमड़े का भी हो सकता है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसमें लोहा चमड़ा जो भी है, जो शत्रु के वार से जो अपने आप को बचा ले, उसी का जो है, जैसे बोला जाता है सर पे टोप लगा दिया जाए लोहे का, तो सर पर किया गया वार जो है वो टोप पर लगेगा तो लोहा कटेगा नहीं। ऐसे ही इसके बहुत से होते हैं, बहुत से कवच होते हैं, आवरण होते हैं, जैसे शिरस्त्राण हो गया, वक्षस्त्राण, ये सीने पर लगाए जाने वाला, पेंडुली कवच, लौह जाल, लौह जालिका, ये सभी चीज़ें जो है, लौह जाल और लौह जालिका, ये संपूर्ण शरीर को ढकने वाले आवरण होते हैं, जो कि लोहे के जाल की तरह रहते हैं, जिस पर किसी भी हथियार का वार जो है वो कवच ही झेलता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से प्रकार हो सकते हैं कवच के। तो कवच का मतलब आप लोग ये समझिए कि युद्ध भूमि में जो शरीर पर पहना जाता है, जो कि शत्रु के वार से हमें बचाता है, वही है कवच। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है वह जो शब्द है वो है तूणीर या तर्कस। सब लोग जानते होंगे, धनुर्धारी सैनिक जब युद्ध के मैदान में होते हैं तो वो पीठ पर जो है अपना एक तीरों का एक बंडल या तीरों का एक, क्या बोलते हैं, एक ऐसा जो है डिब्बा जो है, डिब्बा नुमा मान सकते हैं आप। ये धनुर्धारी सैनिक, इसमें एक प्रकार से तूणीर वही है जिसमें बाण रखे जाते हैं, तीर या बाण रखे जाते हैं, जो धनुर्धारी सैनिक अपनी पीठ पर बांधते हैं, तो वही है तूणीर या तर्कस इसको बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारे तर्कस में ये बाण है, हमारे तर्कस में वो बाण है, तो तर्कस का मतलब वही है कि तीर या बाण को रखने वाला जो यंत्र बोला जाता है, या उसको हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, वही है तर्कस, जो पीठ पर बांधकर रखते हैं धनुर्धारी सैनिक, जहाँ से बार बार बाण निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है युद्ध यंत्र। युद्ध यंत्र, युद्ध यंत्र क्या है? एक प्रकार से ये युद्ध की मशीन है, युद्ध का उपकरण है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे युद्ध यंत्र के बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसी में। युद्ध यंत्र क्या है? भाई युद्ध तो मनुष्य शरीर से लड़ता है, हथियारों से लड़ता है, तो कुछ ऐसी मशीनें भी बन गई जो कि युद्ध भूमि में सहायक की भूमिका निभाती हैं, भले ही उनको मनुष्य ही चलाता हो। एक प्रकार से युद्ध क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली मशीनें या उपकरण, जैसे हम आपको बताएंगे जो है कि सिकंदर के पास कौन कौन से युद्ध उपकरण थे। कैटापुल्ट और बलिस्ता, जो कि एक पत्थर फेंकती थी, एक जो है तीर और बर्छे फेंकती थी। तो कहने का मतलब वही है कि युद्ध यंत्रों को चलाया जाता था, और ये युद्ध यंत्र जो है युद्ध के मैदान में काफ़ी हद तक सहायक होते हैं। अब जैसे युद्ध यंत्रों में तो बंदूक हो गई, जो दूर से फेंका जाने वाला एक यंत्र ही तो होता है, मशीन ही है। तोप हो गए, आग गोला फेंकने वाली मशीन, बंदूकें, राइफलें, टैंक, ये भी गोला फेंकती है, मिसाइलें, ये पे वारहेड लगाया जाता है, बम लगाया जाता है। जैसा भी बम आप लगाएंगे शत्रु राष्ट्र में वैसा ही बम जाकर गिरेगा। उसके बाद बच्चों ये रॉकेट, पनडुब्बियाँ, युद्धपोत, लड़ाकू विमान आदि, इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से यंत्र हैं जो कि आज जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। एक प्रकार से ये युद्ध को लड़ने वाली मशीन हम कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत से जो इसके प्रकार होते हैं, कोई पत्थर फेंकता है, कोई तीर भाले या बर्छे फेंकने वाला यंत्र होता है, कोई गोली या गोले फेंकने वाले हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे अगर देखा जाए तो शत्रु पर हम क्या फेंकेंगे? क्या वहाँ अमृत वर्षा करेंगे क्या, कि उनके ऊपर फलों की वर्षा करेंगे? नहीं, उनके ऊपर जो भी वर्षा करेंगे मौत की ही वर्षा करेंगे। तो ये जो युद्ध यंत्र हैं इसीलिए प्रयोग किए जाते हैं। युद्ध यंत्र का मतलब है युद्ध लड़ने वाली मशीन। ठीक है,
और आजकल स्थिति ये है कि युद्ध का भी मशीनीकरण हो चुका है कि युद्ध जो है सैनिक कम लड़ते हैं, मशीनें ज़्यादा लड़ती हैं। कहीं पर मिसाइल फेंका गया तो कहीं पर लड़ाकू विमान से ऊपर से बम गिराए गए। ठीक है बच्चों, तो युद्ध यंत्र का मतलब होता है युद्ध की मशीनें। आग्नेयास्त्र, चलिए हम लोग आग्नेयास्त्रों के बारे में जान लें। जैसे रामायण और महाभारत में अग्निबाण होते हैं, यानी आग उगलने वाले हथियार। तो आज के समय में ये संभव कब हुआ? बारूद की खोज के बाद, यानी 1249। रोजर बेकन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रोजर बेकन, इसी ने जो है बारूद की खोज की थी 13वीं शताब्दी में। तो ये आग उगलने वाले हथियार होते हैं जिन्हें आग्नेयास्त्र कहा जाता है। वर्तमान में अब आप समझ लीजिए कि जो भी हथियारों से आग निकले, आग युक्त हथियार या आग युक्त जो है जो भी बौछार हो, वही है आग्नेयास्त्र। वर्तमान के आग्नेयास्त्र कौन कौन से हैं? बंदूक हो गई, राइफल हो गई, तोप, टैंक, ग्रेनेड, बम, मिसाइलें, वारहेड, परमाणु बम। वारहेड क्या है? एक प्रकार के ये बम होते हैं जिन्हें मिसाइलों पर लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो गए आग्नेयास्त्र। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दुर्ग या किला। बच्चों दुर्ग आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। किसका दुर्ग आप लोगों ने देखा है? अरे इलाहाबाद या प्रयागराज का अकबर का दुर्ग है, दिल्ली का लाल किला है। तो दुर्ग या किला एक ही चीज़ है, ठीक है। ये किले होते क्या हैं? ये जो है, जैसे पहले क्या होता था कि जो शत्रुओं का जो आक्रमण होता था, विदेशियों के जो आक्रमण होते थे, ये जो है आक्रमण करते थे, गांव के गांव में आक्रमण करते थे, शहरों पे आक्रमण करके शहरों को लूट लेते थे। तो ऐसी स्थिति में गांव या शहरों के चारों तरफ बनाई गई एक ऐसी पत्थर की मोटी दीवार होती है जिसका जो है शत्रु भेदन ना कर सके, जिससे शत्रु अंदर ना आ सके। इसमें एक गेट होता है सामने से जो कि समय समय पर खुलता है। तो किला वही है जो कि एक प्रकार से शत्रु के आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए पत्थर की या लोहे की या ईंटों की या मिट्टी की बनाई गई मोटी सी दीवार, ठीक है। इसे संपूर्ण राज्य एवं प्रजा की सुरक्षा होती है कि से शत्रु के आक्रमण से, ठीक है बच्चों। ये इसीलिए जो है किले बनाए जाते थे और किले के भीतर जो है सारी व्यवस्था करके रखी जाती है। आप लोगों ने बहुत सा पढ़ा होगा कि उसके किले को घेर लिया, इतिहास में पढ़ा होगा किले का घेरा बना के रखा। तो ये किले को जीतने के लिए ही किले का घेरा बनाया जाता है। खास करके ये सीमाओं पर बनाए जाते थे जहाँ पे विदेशियों के आक्रमण होने की संभावना होती है। बाद में जो है अपने अंदर भी जो है किले के अंदर ही राजमहल होता है जहाँ राजा और रानी का जो है निवास स्थान होता है। तो कहने का मतलब किले का मतलब यही समझ लीजिए कि किला जो है प्रजा एवं संपूर्ण राज्य की रक्षा के लिए बनाया गया एक लोहे की नहीं पत्थर या ईंटों की एक मोटी दीवार होती है जिसे किला कहते हैं, ठीक है बच्चों। और किले की बनावट ऐसी होती है कि जिस पर घुड़सवारों को दौड़ाया जाता है और चारों तरफ निगरानी के लिए जो है, आगे नहीं लिख पाए हैं इसमें, हमें लगता है गायब हो गई, जिस पर निगरानी के लिए जो है सारी व्यवस्था होती है। और किले के जो प्रमुख स्थान है उन पर मीनारें बनी होती हैं चारों तरफ से, ताकि दूर से ही दिखता रहे कि कोई शत्रु या आक्रमणकारी इधर आ तो नहीं रहा है, जिस पर से हथियारबंद सैनिक चारों तरफ हर तरह की चौकसी रखते हैं। जैसा भी समय हो, आज के समय में वहाँ पर तोपें और टैंक लगी होंगी किले की चारों तरफ। और किले पर जो है घोड़ों को भी दौड़ाया जाता है ताकि वो चारों तरफ ढंग से निगरानी करें। किले की दीवार को इतनी चौड़ी बनाई जाती है कि जिस पर घोड़े दौड़ सकें। तो किले का मतलब आप लोग ये समझिए कि एक प्रकार से संपूर्ण राज्य एवं प्रजा की सुरक्षा के लिए बनाई गई मोटी दीवार, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा जाता है फिर किलेबंदी करना है, तो किलेबंदी का मतलब होता है सुरक्षा से चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पंक्ति रचना। ये जो है एक प्रकार से युद्ध की रचना है। इसमें सैनिकों को क्या किया जाता है कि फ्रंट पर
एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, यानी फ्रंट लंबा और गहराई बिल्कुल ना के बराबर, आगे से लेके पीछे तक ना के बराबर सैनिक, और लंबाई जो है काफ़ी लंबा, इसे कहा जाता है पंक्ति रचना। पंक्ति रचना ये प्रयोग क्यों किया जाता है? इसमें फ्रंट लंबा होता है और गहराई ना के बराबर होती है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है पंक्ति रचना का? ये एक प्रकार से युद्ध की रचना है बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो है युद्धकालीन रचना, युद्ध की रचना, जैसी आवश्यकता पड़े सेनाध्यक्ष वैसे ही रचना अपनाता है। तो पंक्ति रचना में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तीव्र एवं सघन फायर के लिए। अगर सैनिकों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उनको गन पकड़ा दिया जाए, तो एक साथ वो तेज़ी से आक्रमण कर सकते हैं। अगर आगे और पीछे सैनिकों को खड़ा किया जाएगा तो पीछे वाले सैनिक को ये डर रहता है कहीं आगे वाले को लग ना जाए। तो इसमें बच्चों यही होगा कि तीव्र एवं सघन फायर के लिए जो है पंक्ति रचना हम अपनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कॉलम रचना है एक। इसमें क्या होता है? फ्रंट को छोटा रखा जाता है और गहराई को बढ़ाया जाता है। जैसे सैनिकों को इस प्रकार लगाया जाए, 1 2 3 4, उसके आगे पीछे से लगा दिया जाए। तो इसमें इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? जिसमें गहराई ज़्यादा होती है, फ्रंट छोटा होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है वो मुठभेड़ या भिड़ंत की युद्ध के लिए किया जाता है, या इसी को गुत्थम गुत्था लड़ाई बोलते हैं। तो मुठभेड़ यानी अगर तलवार भाले गदा से मुठभेड़ की बात हुई, अगर मुठभेड़ कर यानी शस्त्रों का प्रयोग अगर करना है हाथ से चलाने वाले, तो उसके लिए कॉलम रचना को अपनाना होगा। अगर फायर के लिए करना है तो पंक्ति रचना, चाहे धनुष का फायर हो, चाहे भालों का फायर हो, चाहे जो है बंदूकों का फायर हो, जैसा भी हो। अगर दूर अस्त्रों का प्रयोग करना है तो पंक्ति रचना, और शस्त्रों का प्रयोग करना है तो कॉलम रचना, एक प्रकार से भीड़ कर। जैसे बंदूक से बंदूकची कभी भिड़ता नहीं, वो दूर से ही मारता है, लेकिन तलवार और लाठी से लड़ना है तो वो एक दूसरे से भीड़ कर लड़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है जो है इसमें लोच या लचीलापन। लोच या लचीलापन, आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी बाँस की डंडी को ले लीजिए या कोई ऐसी मुलायम चीज़ ले लीजिए जो कि मुलायम हो, तो उसमें हम लोग देखते हैं उसको हम जिस तरह चाहें उस तरह मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसे बोला जाता है लोच या लचीलापन। लेकिन युद्ध भूमि की स्थिति क्या है? जैसे हम आप चाहते हैं कि लचीलेपन जिस तरह हम चाहें उसी तरह उसको मोड़ दें, इसी को बोलते हैं लचीलापन। ठीक है, आप लोग कोई बाँस की डंडी आप लोग ढूंढिए, उसको देखिए उसमें कितना लचीलापन होता है। वो टूटेगा नहीं, मुड़ जाएगा। हाँ, ज़्यादा मोड़ेंगे तो ज़रूर टूट जाएगा। तो इसमें हम लोग जो युद्ध भूमि में जो लोच या लचीलेपन का अर्थ है वो है कि सेना का हम जैसा चाहें वैसा प्रयोग करें। यानी जिस किसी प्रकार, जैसे हम किसी प्रकार की लचीली चीज़ को अपनी आवश्यकता अनुसार मोड़ सकते हैं, उसी प्रकार अपनी इच्छा अनुसार जो सेनाओं का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है लचीलापन। उसे बोला जाता है लचीलापन। ठीक है बच्चों, यानी अपनी इच्छा से जैसा हम चाहें, अपनी इच्छा से जनरल जो है सेनाओं का प्रयोग कर सके। ऐसा ना हो कि उनको वहाँ लगा दिया गया हो, संपूर्ण सेना को इस तरह खड़ा कर दिया गया हो कि जहाँ से ज़रूरत पड़ जाए अन्य स्थानों पर हम ना भेज सकें, तो वो लचीलापन नहीं है, जो कि फ्लैंक्स में नहीं होती थी। इसके लिए छोटी छोटी इकाइयों की ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियाँ हो तो हम उसमें जो है लचीलापन ज़्यादा पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको युद्ध में अपनी इच्छानुसार सेनाओं का प्रयोग या सेनाओं के प्रयोग की कला जो है युद्ध के लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, आश्चर्यचकित करना। कभी कभी युद्ध में ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है कि जहां अचानक आप कोई ऐसा कार्य कीजिए जिसकी संभावना ही ना हो। जैसे कहते हैं हम लोग ना, जैसे कहते हैं हम लोग सरप्राइज़ देना। सरप्राइज़ में आप लोग क्या करते हैं? आप लोग अचानक कोई कार्य करते हैं जिसको देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप अचानक घर पहुंचते हैं क्योंकि माता पिता को संभावना नहीं होती कि आप आने वाले हैं। तो ऐसे ही युद्ध भूमि में होता है कि जैसे संभावना ये होती है कि सामने से आक्रमण होने वाला है, लेकिन अगर पीछे से अगर अचानक आक्रमण होता है तो शत्रु जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ऐसी कार्रवाई जो है शत्रु में
किंकर्तव्य विमूढ़ता जो है को पैदा कर देती है। किंकर्तव्य विमूढ़ता का मतलब होता है किंकर्तव्य विमूढ़ता, इसका मतलब होता है कि क्या करें क्या न करें। तो ऐसी स्थिति जब किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति जब पैदा हो जाती है तो वो अपने लिए लाभ की स्थिति स्वयं ही पैदा हो जाती है। यानी शत्रु जो है उसकी कार्य करने की क्षमता जो है लगभग उसका दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है, तो हम स्वयं जो है उससे मुकाबले लाभ की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये जो आश्चर्यचकित करने की स्थिति है ये शत्रु को किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति पैदा करने के लिए किया जाता है। या आश्चर्यचकित करना ये सभी गुरिल्ला युद्ध के पार्ट हैं। खास करके तीव्र आक्रमण करने वाले जो भी सैनिक हैं जिसकी गति ज़्यादा होती है वो आश्चर्यचकित करने में सफल ज़्यादा होते हैं। ठीक है बच्चों, अचानक असंभावित कार्यवाही से शत्रु की रणनीति फेल हो जाती है और अपने विजय की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अगर शत्रु डिसबैलेंस हो गया, मानसिक रूप से अगर मान के चलते हैं डिसबैलेंस हो गया, या जैसे पागल व्यक्ति हो जाता है, उसके अंदर क्या रहता है उसको मालूम होता है हम क्या करें क्या ना करें, नहीं मालूम होता, तो वैसी स्थिति में अपने विजय की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है आश्चर्यचकित करना, सरप्राइज देना जिसको बोलते हैं ना सरप्राइज। तो युद्ध भूमि में वो है आश्चर्यचकित करना। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है ये है फेर और लोमड़ी का सिद्धांत, लायन एंड फॉक्स थ्योरी। बच्चों, युद्ध की बहुत सी स्थितियां ऐसी आती हैं कि जहां विजय होने की संभावना होती है और जहां पराजय होने की भी संभावना होती है। अब आप बताइए विजय की स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे और पराजय की स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है, जैसा मैकियावेली ने कहा है कि एक सफल राजा या सेनापति को शेर की तरह बलवान और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ऐसा होना क्यों चाहिए? क्योंकि जब विजय की संभावना हो तब शेर एवं पराजय की संभावना होते ही लोमड़ी की तरह चालाकी से अपनी सेना या और अपने प्राण बचाने का प्रयास करना चाहिए, और वही राजा ज़्यादा सफल होता है जो इन सिद्धांतों का पालन करता है। ऐसा मैकियावेली ने कहा है। तो शेर और लोमड़ी का सिद्धांत, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि इतिहास में बहुत से युद्ध ऐसे लड़े गए हैं जहाँ पर अगर विजय की संभावना हो तो सीधे आक्रामक साधन, अगर ये जहाँ देखा जाता है कि हम पराजित होने वाले हैं तो तुरंत जो है शत्रु राजा के पैरों पर गिरकर अपनी गलती मानकर उससे क्षमा याचना करते आए हैं, तो वो जो है उनके प्राण भी बख्श देता है और उनकी सेनाओं का विनाश भी होने से काफ़ी हद तक बच जाता है। तो इसके लिए जो है बहुत सारी रणनीति अपनाई पड़ती है। जैसे इसके लिए विजयी राजा के पैरों पर भी गिरना पड़े तो वो भी जो है राजनीति का ही एक अंग होगा। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, रावण जो है बाली से युद्ध करने आया था, लेकिन जब बाली ने उसको दबा दिया अपनी काख में तो रावण ने क्या किया, तुरंत बाली से क्षमा याचना करने लगा। अब बाली ने उसको छोड़ भी दिया। अगर वहीं पर वो क्षमा याचना नहीं करता तो बाली तुरंत उसकी गर्दन मिरोड़ कर उसको मौत के घाट उतार देता। ठीक है, ये फिर ये है लोमड़ी का सिद्धांत। शेर की तरह लड़ने तो आया था लेकिन लोमड़ी की तरह अंत में वो वापस चला गया अपने प्राण बचाकर। ऐसे ही देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से क्षमा याचना 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज के सामने उसे बंदी बनाकर लाया जाता है तो तुरंत जो है पृथ्वीराज चौहान के पैरों पर लेट गया और अपने लिए क्षमा याचना करने लगा, त्राहिमाम करने लगा, ताकि उसके जो है प्राण बचे रहें। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें इतिहास में बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जो कि युद्ध करने के उद्देश्य से तो आते हैं, लेकिन जो है यहाँ जब पराजय की स्थिति देखते हैं तो तुरंत ही अपने प्राण बचाने की प्रक्रिया से लोमड़ी की तरह या गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। अब जैसे हूण सम्राट मिहिरकुल को जब हिंदू राजा यशोधर्मा ने पराजित किया था तो मिहिरकुल भी जो है यशोधर्मा से क्षमा याचना करने लगा था। ठीक है बच्चों, और हिंदुस्तान की तो परंपरा ही यही है क्षमा करने की। आज ही स्थिति भी वही है। पाकिस्तान को हम बार बार क्षमा करते आए हैं, फिर भी वो हमारे लिए काल बनता आया है। पाकिस्तान को हम क्षमा करते आए हैं और हमारे ऊपर जो है बेवजह हमको परेशानी में डालता रहता है।
चलिए फ़िलहाल बच्चों ये वीडियो लंबा हो रहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ये है फ़क्त की मितव्ययिता। फ़क्त की मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब होता है बच्चों, आप लोगों ने कभी किसी कंजूस व्यक्ति को देखा है? कंजूस को हम क्या कहेंगे? कहते हैं ये खर्च नहीं करता, ये जो है पूरा पैसा बचा कर रखता है। तो इसमें ये कंजूसी से मिलता जुलता शब्द तो है मितव्ययिता। कहते हैं ना, मनुष्य को मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी का मतलब जितनी आवश्यकता हो केवल हमें उतना ही खर्च करना चाहिए। लेकिन मितव्ययी अगर हम लोग जो है ज़्यादा मितव्ययी हो जाते हैं तो वहीं पर हम निहायत कंजूस बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मितव्ययी व्यक्ति, बहुत कंजूस व्यक्ति जो आवश्यकता होती है उस पर भी नहीं खर्च करते। चलिए फ़िलहाल ये कंजूसी भी मिलता जुलता शब्द है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है मितव्ययी। यहाँ इसका अर्थ यही होना चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर हम युद्ध भूमि के लिए क्या आवश्यकता है, युद्ध के लिए क्या इसकी ज़रूरत है कि केवल उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाए जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात युद्ध के लिए उतनी ही सेना का प्रयोग कीजिए, युद्ध में उतनी ही शक्ति को झोंकिए जितना कि जो है हमें जीतने के लिए आवश्यक हो। तो उसको बोला जाता है युद्ध की मितव्ययिता। जैसे कंजूस व्यक्ति कुछ भी हो, कितना भी कंजूस हो, लेकिन वो भोजन वस्त्र मकान तो नहीं छोड़ देता ना। ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति ये कहे कि मैं खर्च बिल्कुल नहीं करूँगा भले ही मर जाऊँगा, ऐसा तो नहीं करता हो। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कंजूसी से ही न्यूनतम आवश्यकताएं तो पूरा करता है ना। तो ऐसे इसमें भी होता है, युद्ध के लिए भी, युद्ध के लिए केवल उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाए जितनी विजय के लिए आवश्यक हो। ऐसा न हो कि युद्ध के लिए आवश्यकता कम है, आप जो है युद्ध के लिए आवश्यकता 10-5 हज़ार सैनिकों की है, आप 1 लाख भेज दिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो जितने की आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग मितव्ययिता कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलो ये क्लास आपका समाप्त हुआ। अब जो है हम आप लोगों के चैप्टर पर ध्यान देंगे, लेकिन आप लोग इसको कई बार सुन लीजिएगा ताकि इसका जो है अर्थ समझ में आए। इसके अतिरिक्त भी अगर अन्य कोई शब्द आते हैं तो हम लोग उसका जो है तुरंत उसको हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे दिमाग से कोई ऐसा वर्ड है जो कि भूल गया हो सकता है बहुत से वर्ड ऐसे भी आए जिसको हमको पढ़ना है। तो आप लोग अगर ना समझ में आएगा आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, चलो आराम से पढ़ो और खुश रहो।